प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD परिवर्तन क्लासेस में। प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1B के बारे में। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समवृत्त समुच्चय क्या होता है। समवृत्त समुच्चय को क्लोज्ड सेट भी कहते हैं, अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक स्वेच्छ अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त परिणाम उसी समुच्चय का अवयव हो तो वह समुच्चय समवृत्त समुच्चय होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे संख्याओं का समुच्चय 12 यह दिया हुआ है। अब ये सम संख्याओं का समुच्चय है, तो इवन ई से दिखा दें इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमने जो है समुच्चय के रूप में लिख लिया। अब देखिए समवृत्त समुच्चय यस है या नहीं, ये कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं। अब देखिए ये हमने उदाहरण ले लिया, संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिया है। इसको हमने, अब ये सम संख्याएं हैं तो ई से हमने डिनोट कर दिया है, ई से दर्शा दिया। 2, 4, 6, 8 ये हमारा इवन संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब हमने परिभाषा में पढ़ा था, यदि कोई समुच्चय संवर्ग नियम का पालन करता है। संवर्ग नियम का क्या करेंगे, माना a = 2 यहाँ से ले लिया a के बराबर, और दूसरा b के इक्वल 4 ले लिया। अब संवर्ग नियम क्या कहता है कि a + b यदि दो पूर्णांकों का योग निकालें तो वो भी पूर्णांक ही होगा। अब देखो निकाल लेते हैं, 2 + 4 बराबर ये हो गया 6, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो ये संवर्ग नियम का पालन कर रहा है, यानी दो धन पूर्णांकों का योगफल भी धन पूर्णांक ही होगा। तो ये संवर्ग नियम का पालन हो गया, समवर्ग नियम का पालन हो गया। योग निकाला, 6 निकल के आया, ये भी धन पूर्णांक ही आया। यानी कि ये जो है पूर्णांक, हमारा पूर्णांक के जो ये अवयव हैं, इस पर हम कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं या कोई भी संक्रिया कर रहे हैं तो ये संवर्ग नियम का पालन कर रहा है। संवर्ग नियम का पालन करता है। अब आपने एक परिभाषा ये पढ़ी थी, देख लेते हैं एक बार और। यदि किसी संख्या के एक या एक से अधिक स्वेच्छ अवयवों पर की गई संक्रिया, यानी कि एक या एक से अधिक, यहाँ पर 2 और 4 पर हमने एक प्रयोग किया कि दोनों को जोड़कर देखा, तो यहाँ पर जो परिणाम आया, परिणाम उसी समुच्चय का अवयव हो तो वह समुच्चय समवृत्त समुच्चय कहलाएगा। अब ये जो परिणाम हमने निकाला दोनों को जोड़कर, तो हमारा कितना आया, 6। अब ये देखिए कि ये 6 इस समुच्चय में कहीं दिया है, हाँ दिया है, ये आया है हमारा 6। तो कह सकते हैं कि इस समुच्चय के किन्हीं अवयवों पर किया गया कोई भी ऑपरेशन या कोई भी हम कैलकुलेशन करें, कोई भी हम ऑपरेशन करें, तो जो परिणाम आएगा, जैसे ये 6 आया है, वो इसमें आना चाहिए, इस समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ कह सकते हैं कि A
प्लस बी, कह सकते हैं ए प्लस बी अवयव है किसका? इवन सेट का, इवन नंबर का ये जो सेट है समुच्चय का, इसमें बिलोंग करता है। ए प्लस बी अवयव है इसका, ई का। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि समुच्चय अतः दिया गया समुच्चय क्या है? समवृत्त समुच्चय है। समवृत्त समुच्चय है किसके लिए? योग के लिए, योग के लिए। ये यहाँ पर हमने क्या निकाला था? योग के लिए। अब बात करते हैं गुणांक के लिए, देख लेते हैं। तो a इक्वल हमने 2 लिया था, b इक्वल हमने 4 ले लिया था। तो यहाँ पर a गुणा b निकालें तो संवर्ग नियम क्या कहता है कि a गुणा b कर लो या b गुणा a कर लो। तो a गुणा b निकालें तो 2 गुणा 4, यहाँ पर 4 गुणा 2, तो ये संवर्ग नियम का पालन कर रहा है, गुणा के संवर्ग नियम का। तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब देखिए हमने जो ये 8 निकाला है, क्या हमारे इस समुच्चय में है? तो यहाँ है। तो हमने कहा कि यहाँ पे गुणा की संक्रिया हमने निकाली, तब भी जो परिणाम आ रहा था, ये परिणाम आया हमारा, परिणाम आया। तो ये भी हमारे जो है इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, 8 है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि अतः योग व गुणा, योग व गुणा के लिए समुच्चय समवृत्त है। अब अंतर के लिए और भागफल के लिए भी इस पर निकाल कर देख लेते हैं। अब बात करके देख लेते हैं अंतर पे। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है हमारा ये है। अब यहाँ a बराबर 2 ले लिए, b बराबर 4 ले लिए। तो यहाँ पर a माइनस बी निकालिए। a माइनस बी निकालेंगे तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। इसको जब सरल करेंगे तो माइनस के 2 होगा। परिणाम ये क्या निकल के आ गया? परिणाम, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। अब ये देखिए, क्या ये 2 हमारे समुच्चय में कहीं है? नहीं है। अतः दिया गया समुच्चय अंतर के लिए समवृत्त नहीं है, समवृत्त नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भागफल के लिए। यदि यहाँ भी वही प्रक्रिया अपना लें, 2 और b बराबर मान लिया हमने 4, सिंपल। तो यहाँ पर भाग निकालें, भाग पर तो a बटे b निकालें तो 2 बटे 4 हो जाएगा। जब इसको हम सरल करेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। ये हमारा परिणाम आ गया। तो ये हमारी ये पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक नहीं है ये। अब ये जो परिणाम आया है, तो क्या ये समुच्चय में आपके कहीं है? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे a बटे b, ठीक है, अवयव नहीं है किसका? इवन सेट का। अतः पूर्णांकों या ऐसे कह लो कि समुच्चय a बटा b अर्थात 2 पूर्णांकों के
भाग के लिए संवृत नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि संवृत समुच्चय वह समुच्चय होता है कि यदि उसके किसी भी एलिमेंट पर, एक या एक से अधिक एलिमेंट पर, अवयवों पर यदि कोई हम संक्रिया करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो जो परिणाम निकल के आता है वो भी उस समुच्चय में होना चाहिए। ये संवृत समुच्चय कहलाता है। यदि वह उस समुच्चय में नहीं, परिणाम यदि उस समुच्चय में नहीं बिलोंग करता है तो वह संवृत समुच्चय नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब संवृत समुच्चय से संबंधित दो बातें आप याद रखेंगे। धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग व गुणन के सापेक्ष समुच्चय संवृत होता है। नंबर 2, धन पूर्णांकों का अंतर व भाग के सापेक्ष समुच्चय संवृत नहीं होता है। ये दोनों कंडीशन आपने जो है ऊपर दिए गए उदाहरण से समझ ली होंगी। अब बात करते हैं धन पूर्णांकों का व्यकलन क्या होता है। बात करते हैं धन पूर्णांकों का व्यवकलन क्या होता है। व्यवकलन का अर्थ होता है दो धन पूर्णांकों का अंतर, समझ लीजिए, अंतर ही धन पूर्णांकों का व्यवकलन होता है। यदि दो धन पूर्णांक a व b हैं तब इनका व्यवकलन क्या होगा, a माइनस b, अर्थात व्यवकलन का मतलब अंतर से है। यानी दो धन पूर्णांकों को व्यवकलन निकालने की बात कही जाए तो कुछ नहीं करना है, केवल उनका अंतर निकाल देना है, यानी घटा देना है। आइए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। हम जानते हैं कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक व धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब
यदि इंटीजर की बात की जाए, इसके समुच्चय की बात की जाए तो इसको i से दिखा लें। कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 आगे चलता रहेगा और इधर निगेटिव पूर्णांक आ जाएंगे। इस तरह से हम पूर्णांकों का समुच्चय लिखेंगे। तो इधर ये वाले जो पूर्णांक होंगे हमारे, ये क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक। और ये क्या कहलाएंगे हमारे? धन पूर्णांक। अब जीरो की कंडीशन क्लियर कर दें हम। जीरो, क्या यह धनात्मक धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? तो यदि हम +0 की बात करें तब भी 0 रहता है, -0 की बात करें तब भी 0 रहता है। तो कुल मिला के 0 न तो ऋण पूर्णांक है और न धन पूर्णांक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।